बरसों से आप सुनते आ रहे हैं कि काशी में जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां किसी जमाने में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो मंदिर कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, उसके कितने चेंबर्स थे, उसका गर्भगृह कैसा था और किस तरीके से उसका निर्माण किया गया था। क्या आपको ये मालूम है कि उस गर्भगृह का क्या हुआ, उसको तोड़कर वहां क्या बनाया गया, और क्या आप ये भी जानते हैं कि वहां दो कब्र क्या कर रही है। मेरे साथ है मेरे मित्र आर्किटेक्ट मनोज बिश्नोई, जो ना सिर्फ आर्किटेक्चर के हिसाब से मंदिर को समझाएंगे बल्कि उसके इतिहास पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। चर्चा थोड़ी लंबी है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको यह भी बताएंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या कोई त्रुटि हो सकती है, या क्या वो एक वाटर टाइट केस है इस पक्ष में कि वहां एक मंदिर हुआ कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और मंदिर और मस्जिद के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्ञानव्यापी में आखिर हो क्या रहा है। अब यहां पर मेरे सामने दो सवाल और आए हैं, उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। पहला तो लोग ये कहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर का, इस ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद का इतिहास क्या है, और दूसरा इसका नाम ज्ञानवापी क्यों है। तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यहां पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसे सबसे पहले मोहम्मद कोरी ने गिराया, और उसके बाद रजिया सुल्तान जो दिल्ली की शासक थी, जो पहली महिला सुल्तान थी दिल्ली के तख्त की, उन्होंने वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। और उसके बाद अकबर के जमाने में राजा टोडरमल जो थे, जो उनके नवरत्नों में से एक थे और एक भारत का जो रेवेन्यू सिस्टम है उसके जनक कहे जाते हैं, उन्होंने वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। और औरंगजेब ने अपने 20th रेजाइनल ईयर, यानी जब वो राजा बने उसके 20वें साल में, शायद वो 1676 था, उस जमाने में, उस साल में यहां पर मंदिर की जगह एक मस्जिद का निर्माण करा। अब इसे ज्ञानवापी क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी दो मत हैं। अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद जो आज है उसके बगल में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहां गए हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पे एक बहुत प्राचीन कुआं यानी वेल है। मान्यताओं के अनुसार इसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है, यानी द वेल ऑफ नॉलेज। तो इस कारण इसका नाम ज्ञानवापी भी है। दूसरी मान्यता यह है कि औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने यहां पर वेदों और इंडियन लिटरेचर की स्टडी की थी, इस कारण भी इसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि आप उस स्ट्रक्चर का, यानी जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसका आप फॉरेंसिक एनालिसिस करिए। फॉरेंसिक एनालिसिस यानी वहां पे जो चीजें एग्जिस्ट करती है उनकी स्टडी करके बताना था कि वहां पे पहले क्या कोई मंदिर था या शुरुआत से मस्जिद है। एएसआई ने फॉरेंसिक सर्वे किया। सर्वे इस तरीके से किया कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो आज वहां मस्जिद खड़ी है जिसे ज्ञानवापी कहते हैं, जिसे औरंगजेब ने अपने 20वें साल में बनाया था अपने शासन के, उन्होंने उसके मूल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ किए बगैर उसकी स्टडी की। आपको यह तो अब तक मालूम हो ही गया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से वहां पर एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन यह निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाला? यह निष्कर्ष निकाला उन्होंने 3 पॉइंट्स पर। ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। पहला पॉइंट है, जो मेसन्स होते हैं यानी जो कारीगर होते हैं, वो दीवारों पर, खंभों पर अपनी कारीगरी पर कुछ निशान छोड़ जाते हैं। उन मेसन्स के जो निशान छोड़े गए थे उसके आधार पर उन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि हाँ, मंदिर था। ये मेसन्स के निशान क्या थे उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। दूसरा एविडेंस जो उनका ये था वो ये था कि मंदिर में जो साज सज्जा की गई उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मंदिर है। उस साज सज्जा का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है वो है मंदिर के, जो कहते हैं जो मंदिर हुआ करता था उसके ढांचे को लेकर, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसका डिजाइन क्या था। और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से एक वाटर टाइट केस है कि वहां एक मंदिर हुआ करता है। यह स्ट्रक्चर क्या था, यह मंदिर की प्रेजेंस को क्यों दिखाता है, इस बारे में विस्तार से मुझे समझाएंगे और आप सबको भी समझाएंगे श्री मनोज बिश्नोई। आप ये बताइए मुझे कि जो एएसआई की रिपोर्ट है उसके अनुसार एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर से कैसे मिलता जुलता है, और
इस तरह के मंदिर क्या देश में और भी हैं? जरा विस्तार से समझाइए। भारत में आमतौर से सभी मंदिर बनने का एक ही तरीका था कि वो हमेशा ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे बनते थे। मंदिर का जो एंट्री है, जिधर से हम प्रवेश करते हैं, वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होती थी, और जो गर्भगृह है वो एक्सट्रीम वेस्ट एंड पे जाकर के हुआ करता था, और जो ईश्वर है वो पूर्व दिशा की तरफ दिखा करते थे। ऐसा समझ सकते हैं कि भैया जब मंदिर में घुसे हुए और हम पूजा कर रहे हैं तो हम पश्चिम दिशा को देख रहे हैं। तो मनोज जी, जो एएसआई की रिपोर्ट है उसके अनुसार ये जो कथित मंदिर हुआ करता था उस जगह पे, उसमें कितने चेंबर्स थे, उनकी दिशा क्या क्या थी, ये जरा विस्तार से समझाइए। और इसके लिए मैं मंदिर का जो नक्शा एएसआई ने प्रेजेंट किया कोर्ट को, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं ताकि दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को समझने में आसान। आइए पहले समझते हैं एएसआई रिपोर्ट ने एग्जिस्टिंग मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है। एएसआई रिपोर्ट के अंदर एक मैप लगाया गया है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसमें ऐसा कहा गया है कि कम से कम वहां पर एक सेंट्रल चैम्बर और उसकी चारों दिशाओं में एक एक चैम्बर मौजूद रहा होगा। चारों दिशाएं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। इसके अंदर एक बात और जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इन टोटल 5 चैम्बरों में से 4 के बारे में तो जानकारी हासिल की जा सकती है, परंतु 5वीं साइड जो कि पूर्व दिशा का चैम्बर है, वहां पर एक प्लेटफॉर्म बना लिया गया है, कुछ नई स्ट्रक्चर हो गई है, तो उसके बारे में कुछ भी जानकारी जुटा करके किसी प्रकार के निर्णय पे पहुंचना मुश्किल होगा। अब इसके बारे में उन्होंने मुख्यतः जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो 4 चैम्बर है उनके बारे में क्या क्या कहा है। जो ये एग्जिस्टिंग 3 चैम्बर है, सेंट्रल चैम्बर, उत्तरी चैम्बर और दक्षिणी चैम्बर, इन तीनों चैम्बरों में से एक एक एंट्रेंस पश्चिमी चैम्बर की तरफ है, जो कि आर्ट और डेकोरेटिव है, और जिसमें भी जो कि सेंट्रल चैम्बर की एंट्रेंस है वो मोस्ट डेकोरेटिव है, बड़ी है, जिसपे काफी कुछ साज सज्जा की गई है। जो वेस्टर्न चैम्बर है, वेस्टर्न चैम्बर पूर्ण रूप से वहां पर मौजूद नहीं है, जो कि संभवतः जिस प्रकार का प्लान देख के लगता है तो हो सकता है कि वो एक गर्भगृह की स्थिति रही हो, या अन्य जैसा भी है वो तो आर्कियोलॉजी ज्यादा बेटर बता पाएगी, पर एक आम मंदिर की स्ट्रक्चर के हिसाब से उस जगह पे गर्भगृह होने जैसा कहा जा सकता है कि ऐसा हो भी सकता है वहां पर। जो ये एग्जिस्टिंग वेस्ट चैम्बर के अवशेष है उसमें 2 कब्र का भी जिक्र एएसआई रिपोर्ट करती है। वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो सेंट्रल चैम्बर, दक्षिणी चैम्बर और उत्तरी चैम्बर की पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार पुराने स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, और उसमें पुराने स्ट्रक्चर के कुछ कुछ अंश नजर आते हैं। तो मैं एक आम आदमी के नजरिए से समझना चाहता हूं कि अगर वहां पे मंदिर हुआ होता, अगर जैसा और एएसआई कह रही कि वहां था, तो ईस्ट से एंट्रेंस होती, फिर कोई भक्त अगर ईस्ट से आता तो पहले सेंट्रल चैम्बर में जाता, और उसके बाद शायद आखिर में होता एक वेस्टर्न चैम्बर, और वेस्टर्न चैम्बर आज की तारीख में है नहीं, सिर्फ उसके अवशेष है, और वहां आपके अनुसार, माफ कीजिएगा, वहां एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार वहां मिली है 2 कब्र। ये ठीक है मेरा कहना? एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार वेस्टर्न चैम्बर, जिसका कुछ हिस्सा मौजूद है बाकी हिस्सा नहीं है, उस वेस्टर्न चैम्बर जो है, उस वेस्टर्न चैम्बर की जगह पर, वेस्टर्न चैम्बर के सेंटर में 2 कब्र है। अब वो 2 कब्र हो सकता है उस जगह पे गर्भगृह उसकी जगह पे हो, किसकी है ये तो मुझे नहीं मालूम है, पर वहां पर जहाँ एक आइडियली एक मंदिर के आर्किटेक्चर के अंदर जिस जगह पे गर्भगृह आना चाहिए, वहां पर 2 कब्र वहां पर मौजूद है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर 2 कब्र वहां गाड़ी गई है ताकि जो मंदिर का गर्भगृह था वो जगह अपवित्र हो जाए, और वहां दोबारा मंदिर बनाने की सोचने से पहले, जो भविष्य में अगर कुछ ऐसी डिस्प्यूट हो तो मंदिर बनाने से पहले ये सोचा जाए कि ये कब्रगाह हुआ करती थी और अब यहाँ पे भगवान का स्थल नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है? गर्भगृह एक पवित्र स्थान रहता है जिसके नीचे, अगर खासतौर से शिव जी को डोनेटेड मंदिर है तो उसमें तो शिवलिंग का ना तो बॉटम होता है, ना उसकी कोई, मतलब उसके नीचे तो कुछ भी नहीं होता है। वहां पर अगर कोई 2 कब्र बनी है तो इतिहास के रूप से किस हिसाब से किसने क्यों गाड़ा ये तो मुझे नहीं जानकारी है, पर वहां पर कब्र होना मतलब एक तरीके से वो पूजा के लिए तो उस क्षेत्र को कंप्लीट रूप से कि वहां पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा की गई। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार जो ये 2 कब्र मिली है, ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसकी वेस्टर्न वॉल जिसे बंद कर दिया गया उसके बिल्कुल सामने है, और ये कब्र नॉर्थ साउथ एक्सिस पे है। अब ये कब्र किसकी है, कितनी पुरानी है, इसके बारे में एएसआई ने कोई जानकारी नहीं दी है। तो यह तो था संक्षिप्त विवरण मंदिर जो कहते हैं एएसआई के अनुसार उसके आर्किटेक्चर यानी उसके डिजाइन का, और किस तरीके से वो डिजाइन इस बात के लिए
इंगित करते हैं, इस बात का इशारा करते हैं कि वहां किसी जमाने में शायद मंदिर हुआ करता था। मैंने 2 और एविडेंस बताए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो इशारा करते हैं कि वो मंदिर थे। पहला था मेसन्स का सिग्नेचर, यानी कि जो कारीगर काम करते थे वहां पे अपने निशान छोड़ जाते थे। एएसआई के अनुसार ये 2 निशान महत्वपूर्ण है वहां पर उस स्ट्रक्चर में। पहला है स्वास्तिक का निशान, जिसे आप समझते ही हैं, हिंदू धर्म में स्वास्तिक को एक पुराना और एक बहुत होली सिग्नेचर साइन माना जाता है। और दूसरा है त्रिशूल का निशान। इन 2 निशान के अनुसार उनका यह मानना है एएसआई का कि यहां पे शायद एक मंदिर हुआ करता था। दूसरा जो एविडेंस है एएसआई के अनुसार वो है कि जो मंदिर है उसमें जो साज सज्जा की गई है, यानी उसके पिलर्स पे, उसकी दीवारों पे, या जो भी एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उस पे जो चीजें उकेरी गई है, वो भी इस बात पे इशारा करती है कि वहां पे एक मंदिर हुआ करता था। तो इन सब एविडेंसेस के हिसाब से एएसआई का यह कहना है कि यहां मंदिर हुआ करता था। अब क्या यह एविडेंस इररिफ्यूटेबल है, मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और एक केस कितना वाटर टाइट है यह तो कोर्ट ही बता सकता है। इस संदर्भ में जो मस्जिद पक्ष है उसका यह कहना है कि वहां पर जो मूर्तियां मिली है वो शायद इसलिए मिली है कि वहां पर कुछ कारीगर काम किया करते थे, तो उनका छोड़ा हुआ वेस्ट है। मस्जिद पक्ष का यह भी कहना है कि दीवारों पर जो आकृतियां हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, उससे कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता कि यह हिंदू मंदिर ही था, क्योंकि मंदिर में और मस्जिद में कारीगर सब धर्म के काम किया करते थे और अपना अपना सिग्नेचर छोड़ दिया करते थे। और उनका यह भी कहना है कि अगर दीवारों पर या उनके पिलर्स पर किसी तरीके के हिंदू सिग्नेचर या कलाकृतियां मिलती है, उसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह सब चीजें किसी और जगह से कोई मलबा था वहां से लाकर उठा के जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें चुन दी गई हो। हालांकि यह बात थोड़ी सी मुश्किल लगती है समझने में कि दूर से कोई स्ट्रक्चर में लाके मलबा क्यों चुनेगा। तीसरा जो एविडेंस है, जो सेलर्स मिले हैं, जो स्ट्रक्चर जो बताता है कि जो चेंबर्स थे उनकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उससे यह लगता है कि यह केस एएसआई की तरफ से कम फूल प्रूफ है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है यह पूरा हिंदू शैली का है और इसमें कोई इस्लामिक शैली के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। और इस कारण यह कहना शायद संभव होगा कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर हिंदू शैली के अनुसार निर्माण किया गया था। आपको मालूम ही होगा कि हिंदुस्तान में 3 तरह की आर्किटेक्चरल शैलीज का इस्तेमाल होता था। पहली थी हिंदू, दूसरी थी इस्लामिक, और तीसरी थी जो ब्रिटिश आए उन्होंने जिस शैली का इस्तेमाल किया, जो दोनों का मिश्रण था, जिसे कहते थे इंडो सार्सिन शैली। हिंदू शैली के बहुत सारे एविडेंसेस पाए गए हैं, तो उस शैली के आधार पर एएसआई ये कह सकती है कि हमारी तरफ से ये फुल प्रूफ केस है कि यहां पर एक मंदिर हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी संक्षिप्त चर्चा ज्ञानवापी स्ट्रक्चर पे। हमने जानने की कोशिश की कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, और उनके अनुसार जो वहां का आर्किटेक्चरल डिजाइन है, जो मनोज जी ने बखूबी समझाया, उसके अनुसार वहां क्या हो सकता था। उम्मीद है आपको हमारी चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, एक सवाल जरूर बाकी रह गया कि वो 2 कब्र किसकी है, उस बारे में हम चर्चा करेंगे अगली बार। अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई, कृपया इस चैनल को लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय काशी विश्वनाथ।